डियर स्टूडेंट्स, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंटीबॉडीज़ एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी ये टॉपिक क्यों थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, कुछ नया लग रहा होगा, अच्छा तो लग रहा होगा बट कुछ नई नई चीज़ें इसमें आपको मिल रही होंगी। ठीक है, एक्चुअली इस टॉपिक को समझना है तो आपको कंपेयर करना होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से। ठीक है, क्लास 11th में जब आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, क्लास 11th में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बताया जाता है। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी फ्लूइड मूव करता है वो होता है क्या है, ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड का कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स को भी डिस्कस करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, और ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन पार्ट है उसको भी डिस्कस करते हैं, उसके कंपोनेंट्स, उनके फंक्शंस, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आप डिस्कस करते हैं वो ब्लड को लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके टोटल आप उसके सर्कुलेशन, उसके फंक्शंस, कंपोनेंट्स के फंक्शंस सब कुछ डिस्कस करते हैं। सिमिलरली इम्यून सिस्टम भी एक चैप्टर है। ठीक है, आप क्लास 11th-12th में इम्यून सिस्टम सेपरेट चैप्टर नहीं है, बट जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इम्यून सिस्टम एक सेपरेट चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, इवन इसका इम्पॉर्टेंस सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसका इम्पॉर्टेंस सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़्यादा हो जाता है और इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे हार्ट पढ़ते हैं, ब्लड कैपिलरीज पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं, वेन्स पढ़ते हैं, देन ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी लिम्फ वेसल्स होंगे। ठीक है, लिम्फ होगा, लिम्फ के कंपोनेंट्स होंगे। लिम्फ में जो मेन कंपोनेंट है वो है डब्ल्यूबीसी सेल्स। ठीक है, क्या है, डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, और भी अदर कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही पढ़ना है। यहाँ पे इम्यून सिस्टम में हम लोग डिस्कस करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन डिस्कस करते हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप कंपोनेंट डिस्कस करते हैं तो उसमें हार्ट एक पार्ट है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, ये आगे के लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भी नए नई चीज़ें आपको मिल रही हैं इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के इम्यूनिटी पार्ट में, उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप पैनिक मत हो, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद जब आप इसको थोड़ा रीडिंग कर लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे, तो सबसे अच्छा टॉपिक आपका यही हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ना वैसे ही है, पढ़ना वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इसलिए बताया आपको कि आपका माइंड सेट जो है स्ट्रांग हो जाए इस चैप्टर को लेकर। और अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक आज का, वो है एंटीबॉडीज़ आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये एक्चुअली में प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बी लिम्फोसाइट सेल से। बी लिम्फोसाइट सेल से प्रोड्यूस होते हैं, और एक्चुअली बी लिम्फोसाइट सेल्स इज़ अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के ये टाइप हैं, और ये डब्ल्यूबीसी ब्लड में भी है, लिम्फ में भी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये लिम्फ से प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक्चुअली होते क्या हैं, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन से। उसी का मैं डिटेल करने वाला हूँ। अब आपके सामने स्क्रीन पे एंटीबॉडी का डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का ये डायग्राम है। और एंटीबॉडीज़ एक्चुअली बायोकेमिकली क्या होते हैं, बायोकेमिकली इट इज़ ए प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स
in which contain 4 polypeptide chain or 4 peptide chain। NCERT ने पेप्टाइड चेन मेंशन किया है तो मैंने भी यहाँ पे पेप्टाइड चेन मेंशन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 पेप्टाइड चेन्स हैं, आप चाहो तो यहाँ पे पेप्टाइड चेन्स को काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट पेप्टाइड चेन, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। और ये जो 4 पेप्टाइड चेन्स हैं ये 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के हैं, जिसमें ये जो सामने दिख रहा है ये लाइट चेन है, ये भी लाइट चेन है, ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये हैवी चेन है। कैसा है ये? हैवी चेन है, ठीक है। लाइट चेन को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, हैवी चेन को कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके नंबर 2 हैं तो मैंने यहाँ पे 2 2 मेंशन कर दिया है। और जब आप NCERT पढ़ेंगे तो एंटीबॉडी के रिप्रेजेंट करने को जो है अगर लिखना है आपको तो H2L2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको आप? H2L2 से उसको लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन जब आप लाइट चेन और हैवी चेन के नेम पे फोकस करते हैं, जब इसके नेम को फोकस करेंगे तो लाइट मीन्स होता है यहाँ पे लो मॉलिकुलर वेट, ठीक है, और हैवी मीन्स जिसका मॉलिकुलर वेट हाई है, हैवी होगा, ठीक है, हाई होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये शॉर्ट दिख रहा है तो ऑब्वियसली इसका मॉलिकुलर वेट कम होगा और इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। सिमिलरली ये जो दिख रहा है लाइट चेन ये भी शॉर्ट है तो इसका भी मॉलिकुलर वेट लो होगा और इसका मॉलिकुलर वेट हाई होगा। मैंने आपको बताया कि लाइट चेन का मॉलिकुलर वेट लो होगा और हैवी चेन का मॉलिकुलर वेट हाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब अमीनो एसिड लेवल पर डिस्कस कर लेते हैं। लाइट चेन में जो अमीनो एसिड होते हैं वो 220 अमीनो एसिड्स अप्रॉक्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हैवी चेन को डिस्कस करेंगे तो 440 अराउंड, ठीक है, 440 अमीनो एसिड्स हैवी चेन्स में होंगे, ठीक है। अब लाइट चेन और हैवी चेन को थोड़ा क्लासीफाई कर लेते हैं। लाइट चेन के जो टाइप हैं, ठीक है, ह्यूमन, वो है कप्पा एंड लैम्डा, ठीक है। कप्पा और लैम्डा में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि लाइट चेन के जो है 2 टाइप्स हैं, कप्पा एंड लैम्डा, ठीक है। देन हैवी चेन में आएंगे तो हैवी चेन में क्या है, आपके सामने ये है गामा, ठीक है, गामा चेन, देन ये है डेल्टा, देन एप्सिलॉन, ठीक है, देन अल्फ़ा एंड म्यू, ठीक है। ये हैवी चेन के टाइप्स हैं और इनके बेसिस पे एंटीबॉडी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर गामा हैवी चेन है तो एंटीबॉडी IgG होगा, ठीक है, IgG होगा। देन अगर डेल्टा है हैवी चेन तो IgD होगा। एप्सिलॉन है हैवी चेन तो IgE होगा। अगर हैवी चेन अल्फ़ा है तो IgA होगा और म्यू है तो M होगा, ठीक है ना, IgM, ठीक है, ध्यान देना आप, IgM होगा जब म्यू हैवी चेन होगा, ठीक है। तो ये हैवी चेन और लाइट चेन के बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा सा और डिटेल में करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, इस टर्मिनल पे N से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे C से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी N है और यहाँ पे C है, ठीक है, यहाँ पे भी C है। ये N और C क्या है इसको भी समझ, मतलब है कार्बोक्सिल टर्मिनल, ठीक है, कार्बोक्सिल टर्मिनल। और N जो है, N मीन्स NH2, दैट मीन्स कि अमीनो टर्मिनल, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स जब आपको बताया था और वहाँ पे मैंने पॉलीपेप्टाइड चेन बताया था आपको, और मैंने बताया था कि पॉलीपेप्टाइड चेन का 1 टर्मिनल N होता है और सेकंड जो टर्मिनल होता है वो C होता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी क्या है, आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है और यहाँ पे भी एक टर्मिनल क्या है, N है, और दूसरा टर्मिनल क्या है, C है, ठीक है। N रिप्रेजेंट करता है अमीनो टर्मिनल को और C रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिल टर्मिनल को, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन आपके सामने यहाँ पे S करके कुछ रिप्रेजेंटेशन दिख रहे हैं आपको। ये S एक्चुअली में क्या है, ये बॉन्ड है, क्या है, ये बॉन्ड है। और बॉन्ड में भी ये कौन सा है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है।
और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये 2 टाइप्स के हैं, एक इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड है और एक इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ये जो दिख रहा है ये इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, वेयर एज इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड अकर विद इन अ चेन। विद इन चेन मतलब यहाँ पे ये है कि ये सिंगल चेन में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा वो इंट्रा होगा और 2 चेन के बीच में होगा तो इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलना। देन अगर एंटीबॉडी को फ्रैगमेंट के बिहाफ पे हम डिस्कस करें, ठीक है, फ्रैगमेंट के बिहाफ पे इसके नेमिंग करें, तो जो नीचे का पार्ट है, ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये होगा आपका एफसी फ्रैगमेंट। क्या होगा? एफसी फ्रैगमेंट। एफसी में एफ रिप्रेजेंट करता है फ्रैगमेंट को और सी रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टलाइजेबल। क्रिस्टलाइजेबल सी के लिए है। ठीक है, देन सिमिलरली ये जो पार्ट आपका है, ये पार्ट आपका है फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बॉन्डिंग। ठीक है, FAB, फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बॉन्डिंग। एक्चुअली में ये जो फ्रैगमेंट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में एंटीजन बाइंड करेगा। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि एंटीजन जो होते हैं वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं और उनके पार्ट्स भी हो सकते हैं। उनके पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे इस वायरस का कोई पार्ट है, कोई प्रोटीन है, कोई लिपिड है वायरस का, या कोई आपका बैक्टीरिया का कोई पर्टिकुलर पार्ट है। तो पार्ट भी एंटीजन हो सकता है और इंटैक्ट वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है। बट जो भी एंटीजन होगा वो जब इंटरैक्ट करेगा तो ऑलवेज इसी पार्ट से इंटरैक्ट करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये एक्चुअली में वो मेन पार्ट है जहाँ पे एंटीजन आकर इंटरैक्ट होंगे। ठीक है, ध्यान देना होगा। और ये जो पार्ट है ये वेरिएबल है। ये पार्ट जो है ये कैसा है? ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एंटीजेंस जो होते हैं, जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, जब बैक्टीरिया या वायरस या फंगस, इनके डिफरेंट टाइप हैं, इनके डिफरेंट टाइप है, इसमें वेरिएशंस बहुत सारे हैं। तो वेरिएशन बहुत सारे हैं तो डिफरेंट जब टाइप के एंटीजेंस इंटर करते हैं बॉडी में, तो जो हमारा हाइपर वेरिएबल रीजन है एंटीबॉडी का, ये भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। सपोज दैट कोई ए एंटीजन है और वो इंटर किया तो उसका हाइपर वेरिएबल रीजन कुछ अलग होगा। अगर बी एंटीजन है वो इंटर किया तो उसके अकॉर्डिंग हाइपर वेरिएबल रीजन कुछ अलग होगा। ठीक है, तो ये जो हाइपर वेरिएबल है ये बार बार वेरी करता है। ठीक है, और इसका वेरिएशंस डिपेंड किस पे करता है? टाइप ऑफ एंटीजेंस पे। किस टाइप का एंटीजेंस बॉडी में इंटर किया है उसके बिहाफ पे ये वेरी करता है, और इसको आप वेरिएबल रीजन भी बोल सकते हैं, इसको आप वेरिएबल रीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने हाइपर वेरिएबल के बारे में देखा, और हाइपर वेरिएबल लाइट में भी है, लाइट चेन में भी है और हैवी चेन में भी है। ठीक है, और हाइपर वेरिएबल के जस्ट नीचे जो होगा पार्ट वो होगा कांस्टेंट पार्ट। क्या होगा? कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, तो हैवी और लाइट में वेरिएबल और कांस्टेंट के बिहाफ पे फ्रैगमेंट्स के कुछ रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी आप देख लो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हैवी और लाइट चेन में वेरिएबल और कांस्टेंट पार्ट के कुछ रिप्रेजेंटेशन हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। ये आपका लाइट चेन है और लाइट चेन का ये जो रेड वाला पार्ट है ये वेरिएबल पार्ट है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं VL से। ठीक है, और इसका जो कांस्टेंट पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम CL से। ठीक है, ध्यान देना, आप CL से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जब आप हैवी चेन में जाएंगे तो हैवी चेन में जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल सेगमेंट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं VH से। ठीक है, VH, V फॉर वेरिएबल और H फॉर हैवी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या था? V फॉर वेरिएबल और L फॉर लाइट, C फॉर यहाँ था आपका कांस्टेंट और L फॉर लाइट। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे तो यहाँ क्या है? C फॉर कांस्टेंट और H फॉर हैवी चेन। ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे का पार्ट है ये कांस्टेंट है और ये हैवी चेन का पार्ट है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं CS से। देन यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे VH, ठीक है, CH, ठीक है, HH मीन्स हैवी चेन
और V और C का मतलब V का मीन्स वेरिएबल और C का मतलब कांस्टेंट। सिमिलरली लाइट चेन में भी आपको वैसा ही मिलेगा, L फॉर लाइट और V फॉर वेरिएबल और C फॉर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है सिंपली सिंबल्स हैं। ठीक है, ये सिंबल हैं जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि ये जो एंटीबॉडी है, जब ये एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल में होगा, ठीक है, प्लाज्मा आर इफेक्टर सेल्स, आज मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना, प्रीवियस जो आज का वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने बताया प्लाज्मा आर इफेक्टर सेल्स ये जो इमीडिएट वर्क करते हैं, इनका एंटीबॉडी जो होगा, इनका जो एंटीबॉडी होगा प्लाज्मा सेल में बनने के बाद ये फ्रीली जो है बॉडी फ्लूइड में मूव करता है या लिम्फ में मूव करेगा। ठीक है, बट जब मेमोरी सेल की बात होगी, आपको मैंने बताया था ना कि कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं जो फ्यूचर के लिए होते हैं, तो मेमोरी सेल्स में भी एंटीबॉडी फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा, बट वो अटैच होगा सेल से। ठीक है, वो अटैच होगा क्योंकि उसको फ्यूचर में वर्क करना है और प्लाज्मा सेल्स को इमीडिएट वर्क करना है, इसलिए इसका एंटीबॉडी इमीडिएट रिलीज हो जाता है बॉडी फ्लूइड में, दैट मीन्स कि ब्लड और लिम्फ में। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम पार्ट आपका हो गया। कुछ और भी पार्ट है जिसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको हैवी चेन के बिहाफ पर एंटीबॉडी के टाइप मैंने बताया, इसके जो है यहाँ पे जो टाइप मेंशन कर रखा है, टाइप के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो सब टॉपिक है एंटीबॉडीज़ का वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये तो याद हो गया होगा आई थिंक आपको। देन नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ में जो मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं उसको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेप है वो है एग्लूटिनेशन। क्या है? एग्लूटिनेशन। सेकेंड जो है स्टेप वो है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीजेंस। देन थर्ड है आपका ऑप्सोनाइजेशन, फोर्थ है फैगोसाइटोसिस, फिफ्थ है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसको वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, एग्लूटिनेशन जो स्टेप है यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन का यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, मतलब मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। ठीक है, देन एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजेंस का को इनएक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा, एंटीबॉडी एंटीजन को इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और कवर भी कर देगा। ठीक है, कवर करने को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, एंटीजेंस के चारों तरफ, सपोज दैट ये एंटीजेंस है और ये एंटीबॉडी है, ये चारों तरफ से कवर करेंगे। ठीक है, ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, कवर जब करेंगे तो एक और कंपोनेंट यूज़ होगा, वो होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन एक्चुअली में ये लीवर से प्रोड्यूस होते हैं और इसका जो नेम है वो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन, और ये 30 टाइप्स के होते हैं, 30 टाइप के होते हैं, और ये अलॉन्ग विद द एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजेंस को ये भी कवर करते हैं, और कवर करने को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, एक्चुअली में इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर सपोज दैट कि कोई आपका किंग है, कोई किंग है और किंग का एक महल है। ठीक है, महल है सपोज दैट जहाँ पे वो किंग रहता है, तो एक्चुअली में उस महल में अगर कोई चोर आ जाए, ठीक है, कोई चोर इंटर कर जाए, तो वहाँ के जो सिपाही होंगे, ठीक है ना, सिपाही क्या करेंगे, सिपाही करेंगे एंटीजेंस को, मतलब कि चोर को, ठीक है, क्या करेंगे, कवर करके उसको घेर के, ठीक है, और लेके कहाँ जाएंगे, राजा के पास। ठीक है, राजा कौन है यहाँ पे, फैगोसिटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ राजा कौन है, फैगोसिटिक सेल्स। ठीक है, जब कवर करेंगे, ठीक है, तो मतलब कि जब घेरेंगे तो उसी को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, और ऑप्सोनाइजेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन एज वेल एज एंटीबॉडी दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों एंटीजेंस जो यहाँ पे क्या है, चोर है, और इसको क्या करना है, घेर के लेके पकड़ के जाना है। ठीक है, पकड़ के कहाँ ले जाएंगे, फैगोसिटिक सेल्स को। ठीक है, फैगोसिटिक सेल्स मैंने
प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था, ठीक है, फैगोसिटिक बैरियर टॉपिक में मैंने बताया था कि कुछ मैक्रोफेज होते हैं, कुछ न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, कुछ मोनोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस के लिए फैगोसिटिक सेल चाहिए, और फैगोसिटिक सेल्स को यहाँ एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, किंग बताया, ठीक है। अब इसके पास जब जाएगा ये एनिमी तो इसके अंदर लाइसोसोम से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। फैगोसिटिक सेल्स के अंदर लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो इस एंटीजेंस को किल मतलब उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे यूनिट्स में, ठीक है। और जब ब्रेक करेंगे देन उसके बाद से उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, जो टॉक्सिन्स होगा, टॉक्सिन पार्ट ऑफ द पैथोजेंस, वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, उस पैथोजन को, उस एनिमी को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जो है। इस तरीके से एंटीबॉडी जो है एंटीजेंस के अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है, और इस तरीके से वो विन कर जाता है, बचा लेता है उस ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ के फंक्शन बताएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे आपको। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है एंटीबॉडी के टाइप्स, ठीक है, ये एंटीबॉडी के टाइप्स हैं। और मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि एंटीबॉडी के टाइप्स डिपेंड करेंगे हैवी चेन पे। हैवी चेन के जो टाइप्स हैं वो 5 होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ के जो टाइप्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। अगर एंटीबॉडी IgG है तो यहाँ पे जो हैवी चेन होगा वो होगा गामा, ठीक है। देन IgD है तो डेल्टा होगा, IgE है तो एप्सिलॉन होगा, और IgA है तो हैवी चेन होगा अल्फ़ा, और अगर IgM है तो होगा म्यू, ठीक है। ये टाइप हो गए। और इनका परसेंटेज अगर देखें तो IgG का परसेंटेज है 70 to 75%, IgD का है 1%, IgE का है 0.2%, ठीक है, वेरी लेस, ठीक है। IgA का है 15% और IgM का है 10%, ठीक है। IgG, D और E ये मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, मतलब कि ये सिंगल होते हैं, ठीक है। और जब आप IgA की बात करें, IgA तो ये डाइमेरिक फॉर्म में होंगे, IgM पेंटामेरिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। मॉलिकुलर वेट के भी यहाँ पे देखें तो IgG-DE ये ऑलमोस्ट सेम होगा मॉलिकुलर वेट, बट IgA का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा जो मॉलिकुलर वेट होगा IgM का होगा, क्योंकि ये पेंटामेरिक फॉर्म में है और ये डाइमेरिक फॉर्म में है। पेंटामेरिक हाईएस्ट होगा मॉलिकुलर वेट, और सेकंड हाईएस्ट जो होगा वो IgA का होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने बताया कि ये सेकंड जो हाईएस्ट जो होगा मॉलिकुलर वेट IgA का होगा, और इसमें 2 यूनिट है, इसमें 5 यूनिट है, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन में पहले हमें मेन फंक्शन में बात कर लूँ। फर्स्ट जो है IgG का, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे बताना है कि जब मदर से, ठीक है, मदर से जब ब्लड की सप्लाई फीटस की तरफ होती है वाया प्लेसेंटा, तो उस टाइम पे IgG एंटीबॉडी मदर से फीटस की तरफ जाता है, और यहाँ पे फीटस के अंदर अगर IgG जा रहा है तो IgG का जो जाने का है और वहाँ पे वर्क करने का है इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बोल सकते हैं कि इस फीटस को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। मदर से जो इम्यूनिटी मिल रहा है उसका टाइप कौन सा है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है और वो जा रहा है फीटस में, ठीक है। फीटस एक्चुअली बना नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने पैसिव वर्ड यूज़ किया, ठीक है। और मदर की बॉडी में बन रहा है, नेचुरली बन रहा है, तो इसलिए मैंने बोला नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी फीटस को मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है, जब मदर का बॉडी से ब्लड जा रहा है फीटस की तरफ, उस ब्लड के अंदर IgG एंटीबॉडी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है IgD, ठीक है ना। D का कुछ खास फंक्शन नहीं है, D के बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, बट IgE से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है कि IgE जो है ये इफेक्ट डालता है मास्ट सेल्स पे। मास्ट सेल इज़ अ टाइप ऑफ WBCs, ठीक है। जब IgE मास्ट सेल्स पे इफेक्ट डालता है तो मास्ट सेल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हिस्टामिन या मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके हेल्प से एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। जैसे कभी कभी हम डस्ट झाड़ते हैं कहीं पे, ठीक है, या हमें कभी कभी कोल्ड चीज़ों से एलर्जी होती है, या कोई और समथिंग फाइबर है, कोई भी डस्ट है, उससे एलर्जी होती है। तो उस टाइम पे एक्चुअली में हमारा पहला जो कंपोनेंट है बॉडी का वो कौन वर्क करता है, वो है आपका IgE एंटीबॉडी। और ये क्या करता है, मास्ट सेल्स पे इफेक्ट डालता है, और मास्ट सेल्स देन IgE के हेल्प से कुछ मीडिएटर जो है सेल से रिलीज़ करते हैं जो एलर्जिक रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि IgE का जो रिलेशन है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स से है, और मास्ट सेल भी इन्वॉल्व हो रहा है, और इवन आप लिख सकते हैं बेसोफिल भी। बेसोफिल इज़ अ टाइप ऑफ WBC, मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में आपको बताया था क्लास 11th में, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका IgA एंटीबॉडी। इसका क्या फंक्शन है, ध्यान देना। जो भी बॉडी का पार्ट सिक्रीट करता है, जैसे कि मिल्क सिक्रेशन, ठीक है, मिल्क सिक्रीट करता है, स्वेटिंग होती है, ठीक है, और सलाइवा सिक्रीट करता है, ठीक है। ये जो भी सिक्रीशन वाला मामला है वहाँ पे IgA एंटीबॉडी होता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। स्पेशली मिल्क वाला तो बार बार पूछता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम, ठीक है, कोलेस्ट्रम, ठीक है। जब मदर जो है आफ्टर पर्ट्यूरेशन, मतलब कि जब बर्थ हो जाता है फिटस का, ठीक है, इन्फेंट का बर्थ हो जाता है, तो बर्थ होने के बाद से उस इन्फेंट को इनिशियल लेवल पे जो हम मदर मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रम, जो कि क्या होता है, एलोइस फ्लूइड होता है, या आप बोल सकते हैं एलोइस मिल्क होता है। और उस पर्टिकुलर मिल्क के अंदर इनिशियल टाइम पे जब लैक्टेशन होता है, इनिशियल डेज में, ठीक है, जस्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है, मदर के बॉडी से इनिशियली जो लैक्टेशन होता है उसमें IgA एंटीबॉडी होता है, ये NCERT की लाइन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पे भी किस टाइप का इम्यूनिटी मिल रहा है इन्फेंट को, यहाँ पे जो इन्फेंट को मिल रहा है इम्यूनिटी वो भी क्या है आपका पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी मिल रहा है। और ये चीज़ मैं फिर से बताऊंगा जब मैं पैसिव एक्टिव डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप रट लीजिए, यहाँ पे भी क्या बताएंगे आप, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, और यहाँ पे भी आप क्या बताए थे, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन नेक्स्ट है आपका IgM एंटीबॉडी, जो पेंटामेरिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, ये 10% में है। इसका फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन ऑफ B सेल्स, दैट मीन्स B लिम्फोसाइट सेल्स। और एक और फंक्शन नोट कर लीजिए इसका, वो है ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो आपको एंटीबॉडी के टाइप्स के बारे में बताया, ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिसको अच्छे से नोट करेंगे आप, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।